धनौरा गांव उत्तर भारत का वही आम सा गांव था जहां सुबह सूरज से पहले अफवाहें जागती थी और शाम से पहले किसी न किसी को दोषी ठहराना जरूरी समझा जाता था। इसी गांव में राधिका की शादी हुई थी। राधिका एक साधारण लड़की थी, न बहुत सुंदर न बहुत साधारण, लेकिन उसके चेहरे पर मेहनत और सहनशीलता की ऐसी चमक थी जो भीड़ में भी अलग दिखती थी। उसकी मां वो बचपन में ही खो चुकी थी और पिता ने उसे किसी राजकुमारी की तरह नहीं बल्कि किसी जिम्मेदारी की तरह पाला था। पढ़ाया नहीं जा सका, लेकिन आत्मसम्मान देना नहीं भूले। राकेश से उसकी शादी हुई तो उसने सोचा था कि अब जीवन स्थिर होगा। राकेश कोई बुरा आदमी नहीं था, बस वो कमजोर था। इतना कमजोर कि रिश्तों के बोझ के नीचे अपनी ही आवाज दबा चुका था। पिता की मौत के बाद मां शकुंतला देवी ही घर की सर्वेसर्वा थी। एक ऐसी औरत जो भगवान से ज्यादा डरती थी और इंसानों पर उतना ही ज्यादा शक करती थी। उसकी बेटी पिंकी हर बात में मां की परछाई थी। तीखी जुबान, चालाक दिमाग और भीतर छिपा ईर्ष्या का जहर। शादी के पहले दिन से ही शकुंतला देवी ने राधिका को अपनाया नहीं बल्कि परखा, जैसे कोई दोष खोजने बैठा हो। वो बार बार गांव की औरतों से कहती थी कि लड़की सीधी है, लेकिन किस्मत का क्या भरोसा। और वही वाक्य धीरे धीरे राधिका के लिए फंदा बन गया। शादी के 3 महीने बाद घर की भैंस मर गई। 6 महीने में राकेश की छोटी सी नौकरी छूट गई और 9वें महीने गांव में सूखा पड़ गया। गांव को कारण चाहिए था और राधिका सबसे आसान कारण थी। बातें फैलने लगी कि लड़की के कदम भारी हैं। इसके आने के बाद ही सब उल्टा हुआ है। कोई कहता मनहूस है तो कोई कहता पनौती। राधिका हर ताना चुपचाप सहती रही। सुबह उठकर चूल्हा जलाती, खेतों में काम करती, सास की कड़वी बातों को पी जाती और रात को भगवान के सामने हाथ जोड़कर बस यही कहती कि अगर गलती मेरी है तो सजा मुझे देना। लेकिन गांवों में भगवान भी भीड़ की तरह फैसले करते हैं। राकेश सब देखता था, सब समझता था, लेकिन जब मां कहती कि या तो ये बहू रहेगी या मैं, तो वो चुप हो जाता। जब पिंकी हंसकर कहती कि भाभी आई और किस्मत चली गई, तो वो नजरें झुका लेता। राधिका ने कई बार उससे सहारा मांगा, लेकिन हर बार उसे खामोशी मिली। एक रात उसने धीरे से पूछा कि अगर सब मुझे ही दोष देंगे तो क्या तुम कभी मेरे साथ खड़े होगे? राकेश ने कोई जवाब नहीं दिया, बस करवट बदल ली। और उसी रात राधिका समझ गई कि ये लड़ाई रिश्तों की नहीं बल्कि अकेलेपन की है। कुछ दिनों बाद गांव के पंडित ने कह दिया कि बहू के आने से ग्रह दोष लगा है और इसे अलग करना जरूरी है। शकुंतला देवी को जैसे कोई दैवीय प्रमाण मिल गया। पूरे गांव के सामने पंचायत बैठी। राकेश को बीच में खड़ा किया गया और कहा गया कि या तो पत्नी को छोड़ दो या सब कुछ। राकेश के हाथ कांप रहे थे। उसने राधिका की तरफ देखा। राधिका की आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक उम्मीद थी कि शायद अब वो बोलेगा। लेकिन उसने सिर झुका लिया और भर्राई आवाज में कहा कि मैं तलाक देता हूं। वो शब्द नहीं था, वो राधिका की आत्मा पर पड़ा हथौड़ा था। उसे सिर्फ एक कपड़ा और एक जोड़ी चप्पल दी गई। शकुंतला देवी ने कहा कि मनहूस चीजें साथ मत ले जाना। पिंकी हंस रही थी। गांव तमाशा देख रहा था और राधिका बिना रोए, बिना चिल्लाए, बिना किसी से शिकायत किए घर से निकल गई। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि कुछ रिश्ते देखे नहीं जाते, सहन किए जाते हैं। स्टेशन की बेंच पर बैठकर उसने पहली बार रोने की कोशिश की, लेकिन आंसू नहीं निकले। उसके भीतर बस एक सवाल गूंज रहा था कि अगर मैं मनहूस हूं तो क्या मैं अपनी किस्मत भी खराब कर सकती हूं? उसी रात राधिका के भीतर एक औरत मर रही थी और एक ऐसी लड़की जन्म ले रही थी जिसने अभी ये नहीं सोचा था कि वो क्या बनेगी। बस ये तय कर लिया था कि अब कभी किसी को ये अधिकार नहीं देगी कि उसे बेकार या मनहूस कह सके। स्टेशन की उस ठंडी बेंच पर बैठी राधिका को नहीं पता था कि अगली सुबह वो कहाँ जाएगी। जेब में न पैसे थे न कोई अपना, सिर्फ एक टूटा हुआ रिश्ता और आत्मसम्मान के बचे हुए टुकड़े थे। रात भर ट्रेनों की आवाजें आती रहीं और हर आवाज के साथ उसे लगता रहा जैसे कोई पूछ रहा हो कि अब कहाँ जाओगी। सुबह हुई तो भूख ने सबसे पहले हमला किया। पेट में ऐंठन थी, लेकिन आंखों में आंसू नहीं थे। वो उठी,
पानी पिया और बिना किसी दिशा के चल पड़ी। शहर उसके लिए नया नहीं था, लेकिन बेरहम जरूर था। लोग अपने काम में इतने व्यस्त थे कि किसी के पास किसी और के दर्द को देखने का समय नहीं था। राधिका ने 2 घरों में काम मांगा। एक जगह कहा गया कि शक्ल से ही बदकिस्मत लगती हो, दूसरी जगह कहा गया कि बिना पहचान के काम नहीं मिलता। दोपहर तक उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे और दिमाग सुन्न हो गया था। शाम को एक मंदिर के बाहर बैठकर उसने प्रसाद के नाम पर मिली एक सूखी पूड़ी खाई और उसी समय पहली बार उसे एहसास हुआ कि भूख कैसी होती है। वो भूख जो इंसान को झुका नहीं देती, बल्कि भीतर से पत्थर बना देती है। उसी मंदिर के बाहर एक अधेड़ उम्र की औरत उसे गौर से देख रही थी। नाम था शांता। वो पास आई और पूछा कि कहां से आई हो। राधिका ने सच नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा कि घर नहीं है। शांता ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा कि अगर मेहनत कर सकती हो तो मेरे साथ चलो। राधिका उस समय किसी भगवान पर नहीं बल्कि उस औरत पर भरोसा करने को तैयार थी। शांता उसे एक छोटी सी बस्ती में ले गई, जहां टिन की छतों के नीचे जिंदगियां पलती थी। उसने राधिका को एक कोठरी दी और कहा कि सुबह से रात तक काम करना होगा, बदले में खाना और थोड़े पैसे मिलेंगे। राधिका ने बिना सवाल किए हाँ कह दी, क्योंकि सवाल पूछने का हक भूखे पेट के पास नहीं होता। अगले कई महीने उसी तरह बीते। सुबह बर्तन, दोपहर झाड़ू, शाम को कपड़े और रात को थकान। कई बार लोग ताने देते कि गांव से आई हो, इसलिए ढंग नहीं है। कई बार मर्दों की निगाहें उसे चुभती, लेकिन वो चुप रहती, क्योंकि उसे पता था कि जवाब देने से रोटी छिन सकती है। इन्हीं दिनों एक रात शांता ने उसे फटे हुए अखबार में लिपटा एक पन्ना दिया, जिसमें किसी अफसर की तस्वीर छपी थी और नीचे लिखा था कि ये महिला कभी एक साधारण परिवार से थी। राधिका ने पहली बार उस शब्द को ध्यान से पढ़ा, आईएएस। उसे नहीं पता था इसका मतलब क्या है, लेकिन उसे इतना समझ आ गया था कि यह ताकत की ऐसी जगह है जहां से कोई किसी को मनहूस नहीं कह सकता। उसी रात उसने शांता से पूछा कि क्या वो पढ़ सकती है। शांता ने हैरानी से देखा और कहा कि इस उम्र में, इस हालत में। राधिका ने पहली बार दृढ़ता से कहा कि हाँ। अगले दिन से राधिका सुबह 4 बजे उठने लगी। काम पर जाने से पहले पुरानी किताबों से अक्षर पहचानती, रात को थके शरीर के बावजूद पढ़ती। कई बार नींद किताब पर गिर जाती, लेकिन वो हार नहीं मानती। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उसकी जिंदगी में जो हुआ वो किस्मत नहीं, बल्कि समाज की कायरता थी। और उसी समझ के साथ उसके भीतर कुछ बदलने लगा। अब वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि खुद को साबित करने के लिए जी रही थी। उसे नहीं पता था कि रास्ता कितना लंबा है, कितनी बार वो गिरेगी, कितनी बार रोएगी। लेकिन एक बात तय हो चुकी थी कि जो औरत कभी मनहूस कहलाकर घर से निकाली गई थी, वो अब इतनी मजबूत बन चुकी थी कि अगर दुनिया ने फिर से उसे गिराने की कोशिश की तो वो गिरकर भी उठना जानती थी। उसी अंधेरी कोठरी में, एक दिए की रोशनी में, राधिका के भीतर पहली बार ये सपना पूरी तरह जम ले चुका था कि वो सिर्फ किसी की पत्नी या बहू नहीं बनेगी, बल्कि अपनी पहचान खुद लिखेगी, और चाहे इसके लिए उसे अपनी पूरी जिंदगी क्यों न झोंकनी पड़े। राधिका की जिंदगी अब घड़ी की सुई की तरह चलने लगी थी। सुबह 4 बजे उठना, चूल्हा जलाने से पहले किताब खोलना, दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करते हुए दिमाग में सवाल दोहराना, और रात को थके शरीर के साथ खुद से लड़ते हुए पढ़ना। शुरुआत में उसे कुछ भी समझ नहीं आता था। अंग्रेजी के शब्द डराते थे और बड़े बड़े नाम जैसे इतिहास, संविधान, अर्थशास्त्र उसे अपनी औकात याद दिलाते थे। कई बार वो किताब बंद करके रोती थी, क्योंकि उसे लगता था कि ये सपना उसके जैसे लोगों के लिए नहीं होता। लेकिन फिर उसे गांव की पंचायत, तलाक का वो दिन और सास के शब्द याद आते, और वही यादें उसे फिर से किताब खोलने पर मजबूर कर देती। शांता ने उसकी मेहनत देखी और एक दिन कहा कि पास के सरकारी स्कूल में रात की पढ़ाई की क्लास चलती है, वहां जा सकती हो। राधिका के लिए वो किसी वरदान से कम नहीं था। वहां पहली बार उसने अपने जैसे कई चेहरे देखे जो हालात से हारना नहीं चाहते थे, लेकिन वहीं
उसे सबसे ज्यादा अपमान भी झेलना पड़ा। कुछ लड़के हंसते थे कि झाड़ू लगाने वाली भी अफसर बनेगी। कुछ टीचर शक की नजर से देखते थे कि ये लड़की ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। राधिका हर बात चुपचाप सहती रही, क्योंकि उसे पता था कि जवाब शब्दों से नहीं बल्कि रिजल्ट से देना होता है। पहला प्रीलिम्स आया तो वो पूरे विश्वास के साथ गई। उसे लगा था कि वो कर लेगी। लेकिन जब रिजल्ट आया और उसका नाम नहीं था तो वो पहली बार अंदर से पूरी तरह टूट गई। उस रात उसने किताबें समेटकर रख दी और सोचा कि शायद वही सही थे जो कहते थे कि कुछ सपने सिर्फ अमीरों के लिए होते हैं। कई दिनों तक वो चुप रही, काम करती रही, लेकिन आंखों में वो आग नहीं थी। एक शाम शांता ने उससे कहा कि जो लोग बिना गिरे चलते हैं वे मंजिल तक नहीं पहुंचते। राधिका को नहीं पता क्यों, लेकिन उस वाक्य ने उसे अंदर तक हिला दिया। उसने फिर से किताबें निकाली, इस बार और ज्यादा गहराई से पढ़ना शुरू किया। उसने अपनी कमजोरी पहचानी, नोट्स बनाए, सवाल हल किए। कई बार भूखी रही लेकिन कोचिंग का फॉर्म भरा। कई बार नींद छोड़ी लेकिन अखबार नहीं छोड़ा। दूसरे अटेम्प्ट में वह मिस तक पहुंची, लेकिन इंटरव्यू में बाहर हो गई। ये असफलता और भी ज्यादा दर्दनाक थी, क्योंकि मंजिल दिखकर छिन गई थी। उस दिन वो पूरी रात रोई। पहली बार उसने खुद से पूछा कि क्या ये सब सहना जरूरी है। लेकिन अगली सुबह जब उसने आईने में खुद को देखा तो उसे वही लड़की दिखी जिसे कभी मनहूस कहकर निकाल दिया गया था। और उसी पल उसने तय कर लिया कि अगर दुनिया उसे हर बार गिराएगी तो वो हर बार और मजबूती से उठेगी। तीसरी बार तैयारी शुरू करते समय राधिका पहले जैसी नहीं थी। अब वो डरती नहीं थी। अब वो जान चुकी थी कि ये परीक्षा सिर्फ किताबों की नहीं बल्कि हौसले की होती है। उसने खुद से वादा किया कि चाहे नतीजा कुछ भी हो, वो आधी नहीं लौटेगी। या तो टूटेगी या जीत कर निकलेगी। और इसी जिद के साथ उसने एक बार फिर खुद को उसी आग में झोंक दिया जहां से अक्सर लोग राख बनकर लौट आते हैं। तीसरी कोशिश के लिए राधिका ने इस बार खुद को दुनिया से लगभग काट लिया था। अब वो वही नहीं थी जो पहले हर असफलता पर टूट जाया करती थी। अब उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी जो सिर्फ उन्हें मिलती है जिन्होंने हार से दोस्ती कर ली हो। वो जान चुकी थी कि ये लड़ाई दूसरों से नहीं बल्कि खुद के डर से है। सुबह की ठंड में अखबार के पन्ने पलटते हुए वो देश की खबरों में अपना भविष्य ढूंढती। रात को संविधान के अनुच्छेद पढ़ते हुए उसे लगता जैसे वो अपने अधिकार वापस ले रही हो। प्रीलिम्स का दिन आया तो उसके हाथ नहीं कांपे। मेंस के दिनों में वह थकी जरूर, लेकिन डरी नहीं। और जब इंटरव्यू का बुलावा आया तो पहली बार उसने खुद को मुस्कुराते हुए पाया। इंटरव्यू पैनल के सवाल आसान नहीं थे। किसी ने उसके बैकग्राउंड पर सवाल किया। किसी ने पूछा कि एक घरेलू कामगार अफसर बनकर क्या बदलेगी। राधिका ने बिना आवाज ऊंची किए कहा कि वो व्यवस्था नहीं बदल सकती, लेकिन इंसान को इंसान की तरह देखने की शुरुआत जरूर कर सकती है। उस दिन बाहर निकलते हुए उसे नहीं पता था कि रिजल्ट क्या होगा, लेकिन उसे ये भरोसा था कि उसने खुद को पूरी ईमानदारी से रखा है। कुछ महीने बाद जब रिजल्ट आया तो शांता ने कांपते हाथों से अखबार खोला और अचानक रो पड़ी। राधिका का नाम सूची में था। उस पल राधिका को लगा जैसे उसके भीतर सालों से दबा हुआ हर अपमान, हर आंसू और हर रात की भूख एक साथ आजाद हो गई हो। वो जमीन पर बैठ गई। उसने माथा टेक दिया। लेकिन ये जीत किसी को दिखाने की नहीं बल्कि खुद को लौटाने की थी। ट्रेनिंग के दौरान उसे पहली बार वर्दी पहनने का मौका मिला। आईने में खुद को देखकर उसे वो झोपड़ी, वो पंचायत और वो तलाक का दिन याद आ गया। अब वही लड़की अफसर बन चुकी थी। उधर धनौरा गांव में जैसे भूचाल आ गया था। किसी ने मोबाइल पर खबर देख ली कि गांव की वही बहू आईएएस बन गई है जिसे मनहूस कहकर निकाला गया था। शकुंतला देवी के हाथ से लोटा गिर गया। पिंकी ने पहली बार चुप्पी ओढ़ ली और राकेश कई रातों तक सो नहीं पाया। उसे याद आने लगा कि कैसे उसने उस दिन नजरें झुका ली थी, कैसे उसने एक औरत को अकेला छोड़ दिया था। गांव वाले जो कभी राधिका के नाम पर थूकते थे अब उसी नाम को गर्व से लेने लगे। कुछ कहने लगे कि हमारी बहू थी, कुछ कहने लगे कि हमने तो कभी गलत नहीं कहा था।
लेकिन राधिका इन सब बातों से दूर अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रही थी। उसे पता था कि असली परीक्षा अभी बाकी है, क्योंकि अब उसे सिर्फ अफसर नहीं बल्कि उस लड़की की तरफ वापस जाना था जिसे कभी मनहूस कहकर घर से निकाल दिया गया था। 7 साल बाद जब सरकारी गाड़ी धनौरा गांव की कच्ची सड़क पर पहुंची तो धूल उसी तरह उड़ रही थी जैसे कभी राधिका के कदमों से उड़ी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि तब वो अकेली और टूटी हुई थी और आज उसके आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां थी। गांव वालों की भीड़ जमा हो चुकी थी। कोई पहचान नहीं पा रहा था कि सफेद साड़ी और सादे लेकिन रौबीले चेहरे वाली ये महिला वही राधिका है जिसे कभी मनहूस कहकर निकाल दिया गया था। जब गाड़ी रुकी तो राधिका ने गहरी सांस ली। ये वही रास्ता था, वही मोड़, वही झोपड़ी। फर्क सिर्फ ये था कि आज उसके भीतर डर नहीं बल्कि अजीब सी स्थिरता थी। लोग फुसफुसाने लगे। किसी ने कहा आईएएस मैडम आई है, किसी ने कहा यही तो वही बहू है। और जैसे ही शकुंतला देवी ने दरवाजे से झांक कर देखा तो उसके पैरों से जमीन खिसक गई। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अब उनमें वो बेबसी नहीं थी जिसे वो कभी कुचल दिया करती थी। पिंकी पीछे खड़ी थी, जुबान जैसे तालू से चिपक गई हो। और राकेश, वो भीड़ के पीछे खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में पछतावा था, लेकिन अब वो पछतावा किसी काम का नहीं था। राधिका ने झोपड़ी की तरफ देखा। वही दीवारें, वही दरवाजा जहां से उसे अपमान के साथ बाहर निकाला गया था। उसके भीतर कई आवाजें उठीं, लेकिन उसने खुद को रोका। वो बदला लेने नहीं आई थी, वो खुद को पूरा देखने आई थी। उसने पंचायत बुलवाई, वही पंचायत जहां कभी उसका फैसला सुनाया गया था। आज वही लोग उसके सामने सिर झुकाए खड़े थे। शकुंतला देवी कांपती आवाज में बोली कि बहू से गलती हो गई थी। पिंकी ने आंखें नीचे कर ली और राकेश आगे आया। उसने कहना चाहा कि वो मजबूर था, समाज का दबाव था, मां की कसम थी, लेकिन राधिका ने उसे वही रोक दिया। उसने पहली बार ऊंची आवाज में नहीं बल्कि साफ आवाज में कहा कि मजबूरी तब होती है जब इंसान के पास चुनाव न हो। तुम्हारे पास चुनाव था और तुमने खुद को चुना। उस वाक्य ने राकेश को भीतर तक तोड़ दिया। गांव में सन्नाटा छा गया। राधिका ने सबकी तरफ देखते हुए कहा कि वो किसी से माफी मांगने या देने नहीं आई है। वो सिर्फ ये बताने आई है कि जिस औरत को मनहूस कहकर निकाला गया था वही औरत आज इस गांव की जिम्मेदारी लेकर खड़ी है। उसने झोपड़ी की तरफ देखा और कहा कि ये जगह अब भी वही है, लेकिन वो लड़की अब वही नहीं रही। उसकी आवाज में न जहर था न घमंड, सिर्फ सच था। और उस सच के सामने पूरा गांव चुप खड़ा था, क्योंकि कुछ जीते शोर से नहीं बल्कि खामोशी से पूरी होती है। पंचायत खत्म होने के बाद भी गांव की हवा में सन्नाटा टिका रहा। लोग अपने अपने घर लौट गए, लेकिन किसी के भीतर हलचल थमी नहीं। राधिका सरकारी काम के बहाने गांव में ही रुकी, क्योंकि अब वो सिर्फ अतीत से नहीं बल्कि वर्तमान से भी जवाब मांगने आई थी। उसने सबसे पहले गांव की महिलाओं से बात की। वही महिलाएं जो कभी उसके नाम पर कानाफूसी करती थी, अब उसके सामने बैठी थी। राधिका ने उनसे ऊंचे शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव की भाषा में बात की। उसने कहा कि मनहूस कोई औरत नहीं होती, मनहूस वो सोच होती है जो डर के नाम पर इंसान को कुचल देती है। कुछ औरतों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वे खुद भी कभी न कभी वही सह चुकी थी जो राधिका ने सहा था। उसी शाम राकेश अकेले उससे मिलने आया। न कोई भीड़ थी न कोई दबाव, सिर्फ 2 लोग थे जिनका रिश्ता कागज पर खत्म हो चुका था, लेकिन स्मृतियों में अब भी सांस ले रहा था। राकेश ने कहा कि वो हर रात उसी दिन को जीता है जब उसने पंचायत में सिर झुकाया था। उसने माना कि उसने राधिका को नहीं बल्कि खुद को छोड़ दिया था। राधिका ने पहली बार उसे गौर से देखा और महसूस किया कि उसके भीतर अब कोई शिकायत नहीं बची है। उसने शांत स्वर में कहा कि माफी तब मायने रखती है जब वो समय पर मांगी जाए। अब ये माफी नहीं बल्कि समझ है, और समझ अक्सर बहुत देर से आती है। अगले दिन राधिका ने वही झोपड़ी देखने की इच्छा जताई जहां से उसकी जिंदगी टूटकर बिखरी थी। झोपड़ी अब भी वैसी ही थी, कच्ची दीवारें और टूटी छत, लेकिन राधिका के भीतर कुछ बदल चुका था। उसने उसी जगह खड़े होकर घोषणा की
कि यहाँ लड़कियों के लिए एक छोटा सा अध्ययन केंद्र बनेगा, ताकि किसी और राधिका को पढ़ने का सपना देखने के लिए घर से निकाला न जाए। ये सुनकर गांव के बुजुर्ग भी चुप रह गए, क्योंकि ये बदला नहीं था, ये समाधान था। शकुंतला देवी दूर खड़ी सब सुन रही थी। उनकी आंखों में अपराध बोध था, लेकिन राधिका उनके पास नहीं गई। कुछ रिश्ते माफी से नहीं, बल्कि दूरी से ही सही रहते हैं। जाते वक्त राधिका ने गांव की ओर आखिरी बार देखा। उसे अब उस जगह से न डर लगता था, न मोह। वो जान चुकी थी कि इंसान की असली जीत किसी को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि खुद को ऊपर उठाने में होती है। सरकारी गाड़ी आगे बढ़ी तो राकेश वही खड़ा रह गया। पहली बार उसने समझा कि ताकत आवाज में नहीं, बल्कि फैसले में होती है। और जिस औरत को कभी मनहूस कहकर निकाला गया था, वही औरत आज बिना किसी बदले के, बिना किसी नफरत के पूरे गांव को आईना दिखाकर आगे बढ़ चुकी थी। राधिका ने खिड़की से बाहर देखते हुए मन ही मन सोचा कि कुछ कहानियां तालियों पर खत्म नहीं होती, वे बस एक नई शुरुआत का रास्ता खोल देती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी नई कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए।